मनी मनी, गुरुजी को देख के ऐसा नहीं लगता है कि जैसे सारी रात एक पूरी सेना का अकेले ही सामना करके आए हूँ? सही कहा, जीवन में पहली बार तो कोई पुण्य का काम कर रहे हैं हमारे गुरुजी। वो कैसे? मच्छरों का खाना बनकर। नादान मच्छर वही खून चूस रहे जो हमारे गुरुजी ने जीवन में भक्तों का खून चूस चूस कर जमा किया है। अरे निर्लजो, चुप करो। ना तो हम यहाँ से हिले हैं और ना ही एक क्षण के लिए सोए हैं। अच्छा, तो जो आपकी स्थिति है वो इसीलिए हुई है कि सारी रात मच्छरों ने आपसे दिव्य विज्ञान लिया है। हाँ। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? पंडित रामाकृष्ण, आपको विजयश्री प्राप्त करके ही लौटना होगा। आप हार कर नहीं लौट सकते, आपको जीतना होगा। किसी और के लिए ना सही, हमारे लिए सही। हमारे छोटे भ्राताश्री। छोटे भ्राताश्री? हाँ, पंडित रामाकृष्ण हमारे छोटे भाई ही तो हैं। ये बात और है कि हमने ये बात आज तक इनसे कही नहीं। तो हमारे छोटे भ्राताश्री, यदि आपकी हार हुई तो हम सब। अरे गुरुवर, मैं युद्ध करने थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं तो वार्तालाप करने जा रहा हूँ, मात्र हंसाने ही तो जा रहा हूँ। पंडित रामाकृष्ण, न हमारे छोटे भ्राताश्री, यदि मुगलों को ना आई हंसी तो हमारी जान तो फंसी, वो भी फांसी के फंदे में। ओ गुरुवर, आइए आइए। हाँ। हाँ। सब ठीक होगा, बस थोड़ा धैर्य रखें। हाँ। गुरुवर, पंडित रामाकृष्ण को पेश किया जाए। आज उनकी जिंदगी का फैसला हम करेंगे। आज उनका मुकद्दर यहां मुकर्रर होगा। पेश किया जाए। गुस्ताख, पीठ दिखाने वाले को तो शहंशाह मैदान जंग में भी माफ नहीं करते। ऐसी गुस्ताखी करने का तुम्हारा मकसद क्या है? क्योंकि आपके दरबार का नियम है कि नजरें झुकी होनी चाहिए, और मेरी नजरें मात्र मेरे महाराज श्री कृष्णदेव राय के समक्ष ही झुकती हैं। तो मैंने सोचा इस तरह मैं आपके नियमों का भी मान रख लूं और अपने आदर्शों का भी। लेकिन तुमने हमारे नियमों की शान कैसे रखी? तुमने तो हमें पीठ दिखाई हुई है पंडित। यहाँ पर ना, किंतु नजरें तो नहीं मिला रहा ना, और पीठ नहीं दिखाने का नियम मुझे नहीं बताया गया था। क्षमा करें, आपके शहर में नया हूं ना, इसलिए अधिक कुछ ज्ञात नहीं है। तुम्हारी जरूरत। वजीर महाशय, आप मुझे समझ नहीं पाए। मैं तो आपके दरबार के नियमों का ही अनुसरण कर रहा हूँ। वैसे यदि जहाँ पनाह की अनुमति हो तो मैं अपना मुख आपको दिखाऊं और आपके समक्ष हो जाऊं। वजीर मलिक, इजाजत है। प्रणाम बादशाह सलामत। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम नहीं, सलाम। कैसे? 3 बार ऐसे। हाँ तो पंडित, तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की रात किस तरह गुजरी आगरा में? यकीनन तकलीफ तो नहीं हुई होगी। कोई तकलीफ नहीं हुई जहां पना, सब बढ़िया था। अब क्या है कि जैसा हमारे मेजबान की औकात, ठीक वैसी ही रात गुजरी हमारी। गुरुजी, आज तक जो आप पंडित रामाकृष्ण के साथ नहीं कर सके, वो शहंशाह बाबर आज अवश्य करेंगे, किंतु उनके साथ नहीं, हम सबके साथ। क्या? शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हम सबका खेल कर देंगे गुरुजी। वजीर, कबान को बुलाया जाए। मियां कब्बन हाजिर हो।
जहां पना का एक बाल बुलंद हो, कब्बन मियाँ पेशे खिदमत है। मियां कबान, ये जनाब पंडित रामाकृष्णा है। जनाब दावा करते हैं कि इनके जैसा हाजिर जवाब और कोई नहीं है, इसीलिए हमें आपका ख्याल आया। ये हमारे बिन बुलाए मेहमान हैं। शायरी और लतीफा खोरी से इनकी ऐसी खातिरदारी करो कि इस मेहमान नवाजी की गूंज विजयनगर की रूह से टकरानी चाहिए। जो हुकुम। हाँ मियाँ, हमारी किस्मत पर पड़ा मनुष्यत का ऐसा पंजा कि जमीन मिली तो बंजर और जो मुखालिफ मिला वो उसके सर पे पतझड़। अमा मियाँ, हंसी सेहत के लिए अच्छी होती है। हंसी सेहत के लिए अच्छी होती है, पर उस पर कभी मत हंसो जो आपसे अधिक सेहतमंद हो। सर के ऊपर भले ही पतझड़ हो ना हो, किंतु सर के भीतर वो आपसे अक्लमंद हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अमा मियाँ, देख मुसीबत पंडित, तू क्यों ना घबराए। देख मुसीबत पंडित, तू क्यों ना घबराए। पंडित सर हाथ फेर बोला, हो मुसीबत कैसी, मेरा बाल ना बांका कर पाए। वाह मियां कबान, बहुत खूब। इसी चाशनी की चटनी पंडित रामाकृष्णा को मिलती रहे और एहसास रहे कि चटनी में मिर्ची कम ना हो। अमा मियाँ, जैसे ही शौहर घर आए, बीवी ने बेहिसाब लात घूसे बरसाए। शौहर ने पूछा, इसकी क्या है वजह? तो बीवी बोली, पड़ोस के हलवाई का धोबन के साथ चक्कर चल रहा है। शौहर बोला, इसमें मेरा क्या कसूर जो तुम मुझे इतना मारने पे हो गई मजबूर? बीवी बोली, तो क्या मैं तुम्हारी गलती का इंतजार करूं? अरे उससे पहले ही तुम्हें मार मार के क्यों ना बेजार करूं। ये माना कि इसमें तुम्हारा कोई नहीं है कसूर, मारा इसलिए ताकि तुम पे हमारा खौफ बना रहे बदस्तूर। पंडित रामाकृष्णा, अब तुम्हारी बारी। पंडित रामाकृष्णा, निकाल दो अपने तरकश में से तीर। जहां पना एक बार एक दिन शाम को मणि महाशय अपने मित्र धनी के घर गए। जब लौटने का समय हुआ तो बारिश ने प्रचंड तांडव मचाया। धनी ने कहा, भाई मणि, आज रात यहीं रुक जाओ, कल प्रातःकाल चले जाना। मणि ने कहा, अच्छा। धनी बिस्तर लेने के लिए दूसरे कक्ष में गया। वापस आया तो मणि को नहीं पाया। एक प्रहर के पश्चात मणि वापस आया, पूरी तरह से भीगा हुआ। धनी ने कहा, भाई कहाँ गए थे? इस तरह भीग कैसे गए? मणि ने कहा कि क्या है, घर वालों को बताने गया था कि आज रात तुम्हारे यहाँ ही रुकूंगा। पंडित रामाकृष्णा, पता नहीं विजयनगर में तुमने क्या तालीम ली है। हंसी तुम्हारे लतीफों पे नहीं, तुम्हारे लटके हुए मुंह पे आ रही है। पंडित रामाकृष्ण, अपनी बुद्धि चलाओ। इसकी हंसी ही हम सबके लिए जीवन दान देने वाली संजीवनी बूटी है। चलिए मियाँ, आपको एक लतीफा और सुनाते हैं। एक बार एक उस्ताद ने सालों अपने शागिर्द को पढ़ाने के बाद कहा कि चलो मियाँ, तुम्हारा आज इम्तिहान ले ही लेते हैं। उस्ताद ने कहा कि हम एक जुमला कहेंगे और उसमें एक अल्फाज खाली छोड़ देंगे, तुम्हें उस जुमले को उस अल्फाज के साथ पूरा करना है। उस्ताद ने कहा,
कि 900 चूहे खा के बिल्ली को चली। तो शागिर्द बोला, उस्ताद गुस्ताखी माफ, 900 चूहे खा के तो बिल्ली चल ही नहीं सकती, पर बात आपकी इज्जत की है तो इसलिए बिल्ली धीरे धीरे रुक रुक के चली। बिल्ली 900 चूहे कैसे खा सकती है, और इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? गुरुजी हंसी का तो पता नहीं, किंतु बिल्ली एकदम आप पर गई है। हाँ, आप भी एक दिन उपवास रखते हैं, फिर हफ्ते भर तक खाते ही रहते हैं। बादशाह सलामत, कभी कभी हमारे जीवन का सत्य भी चुटकुला बन जाता है। हाँ हाँ जी जरूर, हमें भी बताइए, नाचीज को हंसी खुशी मिले तो वो भी सुखी हो जाए। कब्बन मियाँ, सुख का क्या है? सुख तो सदा बाहर लोग रहते हैं, क्योंकि वो सदा घर से बाहर रहते हैं। घर के अंदर रहेंगे तो थोड़ी नोकझोंक हो जाएगी ना। और खुशी का क्या है? किसी ने कह दिया कि आज दुबले लग रहे हो तो उसे खुशी मिल जाती है। पत्नी ने गुस्से से कह दिया कि मायके जा रही हूँ तो पति को खुशी मिल जाती है। प्रेमी को प्रेमिका का नाम याद नहीं, उसने प्रेम से सुंदरी कह दिया तो प्रेमिका को खुशी मिल जाती है। और किसी के पाप का घड़ा यदि भर जाए तो यमराज को खुशी मिल जाती है। हंसी तो उस बिन मौसम बरसात की तरह है जो कभी भी छूट जाती है। आपको इन रंग बिरंगे तोते जैसे रूप में देखकर लोगों की हंसी छूट जाती है, और यूं पान खाकर मेरा मजाक उड़ाने में आपको खुशी मिल जाती है। सत्य वचन। अमा मियाँ, आपके नाम के बड़े चर्चे सुने थे, पर अब क्या कहें आपसे मिलके, आप तो ऊंची दुकान फीके पकवान निकले। बादशाह सलामत, हमें पहले लगता है कि विवाह के पश्चात हमें सारी खुशियां मिल जाती हैं, किंतु वास्तविकता कुछ और ही है। ध्यान से सुनिए, जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, किंतु जो विष को भी अमृत समझकर पी ले उसे पतिदेव कहते हैं। जहां पता प्रेमी तो भंवरे के समान होते, किंतु शादी के पश्चात पति उस पतंग के समान होते हैं जिसकी डोर उनकी पत्नियों के हाथ में होती है, जो केवल हवा में झूलते रहते हैं और जिनकी कन्नी कभी भी कट सकती है। अमा मियाँ, होशियार चालाक पंडित का जो लिबास तुमने पहना हुआ था ना, वो तो उतर गया है? अब बचा क्या है? बचा क्या? देखिए, ये तो वही हो गया कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। ओले पड़ना लाजमी भी था, क्योंकि सर तो तुमने पहले से ही मुंडा रखा है। पंडित रामाकृष्णा, हमने देख लिया हमने कि आप कितने पानी में हैं और आप में कितना पानी है। देखो सब, ये शख्स विजयनगर का सबसे चालाक शख्स है। पंडित, अब तो ना ही तुमसे विजयनगर के बारे में कोई बात होगी, अब होगा तो सिर्फ हमला। जहां पर मुझे एक अवसर और दे दीजिए, मात्र एक अवसर। हजूर, गुस्ताखी माफ, छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं। ये भूखा मुर्गा है और इसीलिए फड़फड़ा ज्यादा रहा है, लड़ कम रहा है। ये मौका ही तो मांग रहा है, मौका दे दीजिए हजूर। चलिए ठीक है, एक मौका देते हैं आपको। पंडित रामाकृष्ण, ये अवसर हाथ से मत जाने देना। चांद से रोशनी ज्यादा, सितारों से कम निकले। मैं जब भी इसका चेहरा देखूं, हंस हंस के मेरा दम निकले। क्या हुआ पंडित रामाकृष्णा? विजयनगर से सिर्फ सुनने ही आए हो या मुकाबले में कुछ कहोगे भी? पंडित रामाकृष्ण, बोलो बोलो, कुछ बोलो बोलो। बिन बादल के बरखा हो तुम,
दूध जिससे मिलता है वो चरखा हो तुम। और अब तुम्हारी शान में क्या कहूं हजूर, पेड़ पे लटका खजूर हो तुम। जहां पना मैं किसी का अपमान करने को हंसाने की कला नहीं मानता। अपने दोस्तों को तो छोड़िए, हम अपने शत्रुओं का भी मजाक नहीं उड़ाते। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ना ही मेरी मां ने मुझे ऐसा सिखाया है। इसलिए यदि मैं ऐसा करूंगा तो अपने महाराज और अपनी मां का अपमान करूंगा। किंतु हां, मैं कब्बन मियां का उत्तर अवश्य दूंगा। ना हम गिरे, ना हमारी इज्जतों के मीनार गिरे। ना हम गिरे, ना हमारी इज्जतों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग हमें गिराने में कई बार गिरे, और गिरे भी ऐसे कि फिर कभी अपनी नजरों में ना हो सके खड़े। गुस्ताख, शहंशाह हिंदुस्तान के शान के खिलाफ तुम्हारे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हारा क्या हश्र करेंगे इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। आप जरूर शहंशाह हिंदुस्तान हैं, किंतु एक शहंशाह सम्मान का पात्र तब बनता है जब उसके दरबार के दरबारी और मंत्री बिना किसी भय के अपने विचार प्रस्तुत कर सके। किंतु यहां तो आपकी अनुमति के बिना कोई आपको देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता और हंस भी नहीं सकता। जहां हंसी पर भी लगाम हो, सोचो वहां का क्या अंजाम हो। जहां पना आपके राज्य के लोग बस आपकी जी हुजूरी करते हैं। अब ये इंसान से कठपुतली बन चुके हैं, इसलिए ये किसी योग्य नहीं रहे। वहीं मेरे विजयनगर में हर किसी को हर आजादी है, जिससे महाराज श्री कृष्णदेव राय को हर नगरवासी की प्रतिभा और कुशलता का पूर्ण लाभ मिलता है। और ये है मेरे महाराज श्री कृष्णदेव राय की सबसे बड़ी विशेषता। और यही कारण है कि विजयनगर का एक एक वासी अपने आप में एक सैनिक है, एक शक्तिशाली स्तंभ है। मेरे महाराज परोपकारी हैं, इसलिए वो हर किसी के हृदय में बसते हैं। और ऐसे राजा और राज्य को पराजित करना किसी के लिए भी असंभव है। जहां पना आपकी जबान में कहूं तो कल जो ना था मुमकिन शायद आज वो होता है। कल जो ना था मुमकिन शायद आज वो होता है। दुनिया में देखा है कि पाने वाला खोता है। सच्चा राजा है वही जिसका लोगों के दिलों पर राज होता है, वरना यूं तो गली के मुर्गों के सर पे भी ताज होता है। जाहिल, तूने हद पार कर दी, जिसकी आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है। सिपाहियों, इसी वक्त इसे हिरासत में ले लो। पंडित रामाकृष्णा, हमने तुम्हें चंद सांसें आजादी से क्या लेने दी? तुमने हमारे इस दरबार में, जहां हमारे सामने नजरें तक नहीं उठती, अपनी आवाज तक ऊंची कर दी। पहली तौहीन तुमने दाखिल होते वक्त अपनी पीठ दिखाकर की, और अब हमें हमारी ही गलती बताकर नसीहत की उंगली दिखा रहे हो। हम मुगल हमारी की हुई तौहीन का बदला सर कलम करके ही लेते हैं। मैं केवल अपने सत्य बोलने की आदत से विवश हूं जहांपना। मेरी मंशा आपका अपमान करने की कदापि नहीं थी। इस नामाकूल की गर्दन इसके जिस्म से अलग कर दी जाए फौरन। भले ही मेरा सर मेरे शरीर से अलग कर दीजिए,
किंतु आपकी न्याय व्यवस्था में मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करने की प्रथा तो अवश्य होगी, या वो भी नहीं है मुगल राज्य में? क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? ये चलाया तीर पंडित रामाकृष्णा ने। वाह जी क्या है वजीर मलिक जी, मैं अपने वचन का बड़ा पक्का हूँ। बेवकूफ, यह मत भूलो कि तुम्हारी गर्दन भालों के सायों से घिरी हुई है। अगर तुम्हारे सीने में कोई दफन राज है तो जुबान खोलो। जी जैसा मैंने कहा, मैं अपने वचन का बड़ा पक्का हूँ। तो मैंने किसी को वचन दिया है, बस वही पूरा करना चाहता हूँ। अभी तुम कहोगे कि जिसको तुमने जुबान दी है वो विजयनगर में है। यहाँ से भागकर विजयनगर जाने की तरकीब सोचकर तुमने अपना वक्त जाया किया है, और इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है। नहीं नहीं, यही इधर आगरा में ही। वो क्या है जहाँपना, मैं जब आपके नगर में प्रवेश कर रहा था तो मुख्य द्वार पर आपके सुरक्षा कर्मियों ने प्रवेश प्रस्थान पंजीकरण पुस्तिका पर मेरे अंदर जाने का समय और मेरे नाम के साथ मेरे हस्ताक्षर लिए थे। और एक सिपाही ने ये कहा था कि जिस तरह अंदर जा रहे हो उसी प्रकार बाहर आते समय बाहर जाने का समय और हस्ताक्षर अवश्य करना। मैंने उसे वचन दिया था कि मैं सारी औपचारिकता बिना भूले पूर्ण करूंगा। मैं बस उसी प्रवेश प्रस्थान पंजीकरण पुस्तिका पे हस्ताक्षर करना चाहता हूँ। ये कैसी मूर्खतापूर्ण अंतिम इच्छा मांग ली पंडित रामाकृष्णा ने। वजीर मलिक, सरहद के हिफाजती दस्ते के आला को बुलवाओ। जी हुजूर। आप राज्य के सदन में कब दाखिल हुए? सुरक्षा अधिकारी महोदय, मैंने कल प्रवेश किया था। पंडित रामाकृष्णा भय से बौखला गए हैं, इसलिए ऐसी मूर्खतापूर्ण इच्छाएं कर रहे हैं। क्षमा मांगने के स्थान पर हस्ताक्षर करने की बात कर रहे हैं। इनको लगता है हस्ताक्षर करके इनका नाम इतिहास की पन्नों में अंकित हो जाएगा। अब कुछ भी हो गुरुजी, किंतु ये सब अनहोनी जो पंडित रामाकृष्ण के साथ घटित हो रही है ना, उसका कारण केवल और केवल आप ही हो। हाँ, हम कैसे? सबसे पहले सुबह आपने उन्हें दर्शन दिए, अपने अश्रु हाथों से उनकी आरती उतारी, उनका तिलक किया। अब देखो, भुगतो प्रणाम। क्या हुआ गफूर मियाँ? कहाँ दर्ज है पंडित रामाकृष्ण की रियासत की सरहद में दाखिल होते वक्त के दस्तखत? हस्ताक्षर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने कल कोई हस्ताक्षर किया ही नहीं था। क्या? ये क्या बेहूदगी है? तुमने दस्तखत किया ही नहीं, फिर भी तूने ये आखिरी ख्वाहिश बताई। बेअक्ल, ये मत सोच कि देरी करने से तेरी सजा टल जाएगी। वजीर मलिक, बंद करो अपनी बकवास। पंडित रामाकृष्णा ने अपना नाम दर्ज किया ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि बिना नाम दर्ज किए इसने सरहद पार कर ली। सवाल यह है कि इस तरह इसे घुसने किसने दिया? क्या कर रहे थे तुम लोग सब उस वक्त? बिना तलाशी, बिना नाम दर्ज ये अंदर कैसे आया? बोलो। इसने हमारे बंदोबस्त में गलती निकाली है, शहंशाह बाबर के बंदोबस्त में। यह हो कैसे गया, इसका जवाब तुम सब पंडित रामाकृष्णा को नहीं, हमें दोगे। जी हुजूर। जहाँपना ऐसा ही होता है जब आपके राज्य में कुशल नहीं केवल जी हुजूरी करने वाले कर्मचारी होते हैं। वो अपना कर्तव्य भूलकर केवल जी हुजूरी करते हैं। ऐसे में राज्य की सुरक्षा जैसा महत्वपूर्ण दायित्व भी भगवान के भरोसे होता है। अब आप मुझे बताएं, जब आपके राज्य की आंतरिक सुरक्षा पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो ऐसे में आप विजयनगर पर आक्रमण करने की बात कैसे कर सकते हैं? माफ कर दीजिए जहाँपना, खादिम से गलती हो गई। हम जल्द ही सारा बंदोबस्त दुरुस्त कर देंगे। वजीर, ले जाओ उसे और सूली पर लटका दो। माफ कर दीजिए जहाँपना, माफ कर दीजिए। जहाँपना, मैंने सुना है कि जो आपके काम आता है आप उसे पुरस्कृत करते हैं। हाँ, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर करके मैंने आपकी थोड़ी सी भी सहायता की है,
तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस सुरक्षा कर्मी को क्षमा कर दें। क्या सल्तनत के किसी भी फैसले में बोलना हमारे दायरे के बाहर है? और तुम तो इस दरबार के हो भी नहीं। दंड यदि क्षमा नहीं किया जा सकता तो कम से कम आजीवन कारावास में तो बदला जा सकता है ना? वजीर मलिक, जी हुजूर। सजा उम्र कैद में तब्दील कर दो। वाह, सच में बहुत चालाक हो पंडित रामकृष्ण। हाँ, हमारी संगत का असर है। धन्यवाद जहांपना, इस परोपकार के लिए धन्यवाद। इतने खुश क्यों? तुम्हारी सजा अभी भी कायम है। परंतु कैसे? लगता है तुम्हें बार बार ख्यालों में चले जाने की बीमारी है। तुम्हारा सर कलम करने की सजा सुनाई जा चुकी है। और मेरी अंतिम इच्छा का क्या? आखिरी ख्वाहिश? वो क्या है जहांपना, जब मेरा नाम प्रवेश करते समय ही नहीं लिखा गया तो प्रस्थान करते समय कैसे लिखा जा सकता है? अर्थात आप मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते, इसलिए आपको मेरे दंड का निर्णय स्थगित करना होगा, क्योंकि आपने मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया था और वचन ना निभाना आपके आदर्शों के विरुद्ध है। ठीक है पंडित रामकृष्ण, आज तुम्हें हमारी दी हुई जबान ने बचा लिया, पर बहुत जल्द हम तुम्हारे और तुम्हारे विजयनगर के मुकद्दर का फैसला कर देंगे। अरे, उस एक क्षण में हमें लगा कि पंडित रामकृष्ण की जीवन लीला समाप्त हो गई। उसका दुष्परिणाम यह होता कि अगली बारी हमारी होती उन नरभक्षी भेड़ियों के बीच में। हाँ, जितनी बार भी आगरा के इस दरबार में गए एक ही दृश्य दिखाई दिया। इसका गला काट दो, इसे सूली पे चढ़ा दो, इसे हाथी के पैरों के नीचे को चलवा दो। अरे शहंशाह बाबर को इसके अलावा कुछ आता भी है कि नहीं? मच्छर मच्छर मच्छर। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता। अरे जब किसी की सुननी नहीं है, किसी को बोलने देना नहीं है, तो इतना बड़ा दरबार सजाने से क्या फायदा? अरे पंडित रामकृष्ण, सोचो सोचो सोचो, कुछ सोचो। यहाँ आकर तुम्हारी बुद्धि प्रभावहीन क्यों हो गई है? ये मुगल हैं, इनकी सोच को अपने अंदर उतारो। ये ईमानदारी से खेल नहीं खेल रहे हैं, ये कपट कर रहे हैं। पंडित रामकृष्ण, इनके लिए युद्ध में सब कुछ सही है। अरे पंडित रामकृष्ण, यहाँ हमारी जान अधर में लटकी पड़ी है और तुम बुत बने खड़े हो। देखो, यदि तुम्हारी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है तो हमारी बुद्धि से कार्य लो। हमारे विचार से यहां से बच निकलने का केवल एक रास्ता है, हम यहां से भाग निकलते हैं। गुरुवर, यदि वो कपट से खेल रहे हैं तो उन्हें कपट से खेलने दीजिए, किंतु हम अपने आदर्शों की सीमा में रहकर चतुराई से ही खेलेंगे। पंडित रामकृष्ण, समझो समझो समझो, ये आदर्श भरा जितना जीवन जीना है विजयनगर में जी लेना। यहाँ परिस्थितियां भिन्न हैं। यहाँ आदर्श के शस्त्र का उपयोग हमारे गले में हार का हार अवश्य डलवा देगा। ये गुरुवर, हम नहीं हारेंगे। तो कैसे नहीं हारेंगे? यदि वो तुम्हारे चुटकुलों पर नहीं हंसेंगे तो हार हम पर हंसती रहेगी। अरे कब संधि होगी, कब युद्ध रुकेगा? विरोधी को हराना है तो उसकी कमजोरी को जानना आवश्यक होता है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कब्बन मियां की कमजोरी मेरी आंखों के सामने है और मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। कमजोरी नहीं, शक्ति कहो पंडित रामकृष्ण। मुंह खोलता नहीं कि लोग हंसने लगते हैं। जितना लोग हंसते हैं उतना वो पान चबाता है। डब्बी खोलता है, पान मुंह में डालता है, पचर पचर पचर। पान मुंह में गया चुटकुला बार, पान मुंह में गया चुटकुला बार, पान मुंह में गया चुटकुला बार। गुरुवर, एक क्षण। क्या एक क्षण पंडित रामकृष्ण? वो शांति रखिए, शांति रखिए। पंडित रामकृष्ण, हमें शांत रहने के लिए चाह रहे हो? हम प्रदेश में अवश्य हैं, लेकिन यहाँ भी हम तुम्हारे राजपुरोहित, राजगुरु तथाचार्य हैं। वाह गुरुवर, कब्बन मियां की जो कमजोरी मैं नहीं देख पाया वो आपकी आंखों में आ गई। आंखों में आ गई? हमारी आंखों में आ गई?
हाँ, पान गुरुवर, पान। कब्बन मियाँ की कमजोरी और शक्ति दोनों। गुरुवर, कल मैं जीत सकता हूँ और मेरी जीत का सेहरा आप तीनों के सर पे बन सकता है। वो कैसे? आपको कब्बन मियाँ के डिब्बी में से सारे पान चुराने होंगे। अरे हम क्यों पान चुराएं? हम तो पान खाते नहीं है। गुरुवर, आप नहीं खाते, कब्बन मियाँ तो खाते हैं ना। और क्योंकि कल सबकी दृष्टि मुझ पर होगी, ये कार्य आप तीनों को ही करना होगा। कल की हमारी जीत आपके इसी काम पर निर्भर करती है। कोई आ रहा है। चलो हमारे साथ, अभी इसी वक्त। और कहाँ? इतनी रात को? चुपचाप चलो, वरना वजीर मलिक की जबरदस्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी पंडित रामाकृष्ण। परंतु बताइए तो सही, आप इतनी रात को मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? सिपाहियों, परंतु बताओ तो सही, कहाँ लेकर? चुपचाप चलो। अरे पर कहाँ लेकर? वो तो अरे सुनिए, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पंडित रामाकृष्ण की रक्षा करना। अगर ये भागने की सोचे भी तो इसकी गर्दन उड़ा देना। वजीर मलिक महाशय, मेरी प्रतियोगिता तो आपके साथ होनी चाहिए थी, क्योंकि उपहास तो कब्बन मियाँ से आप अधिक अच्छा करते हैं। क्या कहा तुमने? हम वजीर मलिक हैं, इस सल्तनत के सबसे खास दरबारी। तुम किसी लतीफा खोर की तरह जुबान नहीं, तलवार चलाते हैं। या तो तुम जैसे गुस्ताख खामोश हो जाते, या तो हम उन्हें खामोश कर देते हैं। नहीं, वो मुझे लगा कि आप कल्पना कर रहे हैं कि मैं पहले आपको अपने वश में करूंगा, फिर आपकी गर्दन पर तलवार रखूंगा और इन सबको मारने के बाद आपके माध्यम से यहाँ से भाग जाऊंगा। वजीर मलिक जी, मुझे देखिए, मैं किसी भी प्रकार या रूप से आपको ऐसा लगता हूँ? नहीं। तो फिर ऐसा सोच सोच कर डर क्यों रहे हैं? फूंक फूंक कर कदम क्यों बढ़ा रहे हैं? थोड़ा जल्दी चलिए। ज्यादा होशियारी या भागने की कोशिश की तो मेरी तलवार और तुम्हारी गर्दन के बीच में फासला नहीं रहेगा। हाँ भाइयों, लेकर आओ। रख लिया। ये देखो पंडित रामाकृष्ण, फौजी दस्ता 3 दिनों में मैदान जंग पहुंच जाएगा। उसके बाद हमला, और वो भी तीनों ओर से हमला, और फिर विजयनगर का नामो निशान इतिहास से मिट जाएगा। तुम्हारे यहां आने से पहले दूसरा फौजी दस्ता भी रवाना हो चुका है। पहला दस्ता विजयनगर की फौज की नाक में दम कर देगा, और दूसरा दस्ता पीछे से हमला करके दम निकाल लेगा। फिर विजयनगर में सिर्फ खून बहेगा, खून ही खून, और कोई भी नहीं बच पाएगा। पंडित, अफसोस, अब यह जंग टाली नहीं जा सकती। अगर तुम कल दरबार में जीत भी गए तो संधि के दस्तावेज लेकर 3 दिन में कभी विजयनगर नहीं पहुंच पाओगे। अब हमारा मशवरा सुनो। जब जंगल में आग लगती है तो बचता वही है जो आग से मुकाबला करने की बेवकूफी छोड़ वक्त रहते वहां से भागता है। तुम रातों रात यहां से निकल जाओ और अपने खानदान की सलामती के बारे में सोचो। कल अगर तुम दरबार में हार गए तो फांसी तुम्हारा आखिरी मुकद्दर बन जाएगा, और साथ ही तुम्हारे खानदान का मुस्तकबिल भी बीच में ही लटकता रह जाएगा। समझो, जंग शुरू हो चुकी है। भागो पंडित, जाओ और अपने खानदान को बचाओ। हम कहते हैं भागो, भागो यहां से।
जहांपना, क्या ये पंडित यहां से भागेगा? अगर नहीं भी भागेगा तो रात भर इसका दिल इसके दिमाग से लड़ता रहेगा और ये अपने खानदान की सलामती के बारे में सोचते सोचते इतना टूट जाएगा कि कल ये मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। और भाग गया तो किस्सा ही खत्म। समझ लो इस जंग में सिक्के के दोनों पहलू हमारे हाथ में है। क्या बात है महामंत्री जी, संदेश शुभ है या अशुभ? महाराज, अभी अभी हमारे गुप्तचरों ने यह सूचना भेजी है कि बाबर की सेना विजयनगर से 3 दिन की दूरी पर है, अर्थात 3 दिन में विजयनगर पर आक्रमण होगा। महामंत्री जी, मुगल सेना के विजयनगर की ओर बढ़ते हुए कदमों से हम चिंतित नहीं हैं। उनके इस आक्रमण को, इस दुस्साहस को ध्वस्त करने का साक्ष्य हमारी सेना रखती है। चिंतित हम पंडित रामकृष्ण को लेकर हो रहे हैं। बाबर ने अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दे दिया है। कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं है कि पंडित रामकृष्ण अपने उद्देश्य में विफल हो गए हो। बस यही एक प्रश्न है महामंत्री जी, जिसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। महाराज, एक प्रश्न तो हमारे पास भी, यदि पंडित रामकृष्ण का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं कि पंडित नहीं महामंत्री जी, यदि पंडित रामकृष्ण को संकट की परछाई ने भी छुआ होगा ना, तो हम बाबर को और समस्त मुगल सल्तनत को जड़ से उखाड़ देंगे महामंत्री जी, जड़ से उखाड़ देंगे हम। संभवतः उन्हें ज्ञात नहीं है कि इस बार उन्होंने कृष्णदेव राय को ललकारा है, उस कृष्णदेव राय को जो अपनी मातृभूमि के लिए और अपनों के लिए कुछ भी कर जा सकता है। कल रात से ही पंडित रामकृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं उस निर्दयी बाबर ने क्या किया होगा उनके साथ। धनी, मुझे भी शंका हो रही है, क्योंकि पंडित रामकृष्ण मुख से बोलते हैं और वो तलवार से। ऐसे में पता नहीं क्या वार्तालाप हुई होगी। वार्तालाप नहीं, समझौता हुआ है पंडित रामकृष्ण और बाबर के बीच, और उस समझौते के तहत पंडित रामकृष्ण को यहाँ से भगा दिया गया। अन्यथा रात्रि में पंडित रामकृष्ण को ही अकेले बाहर क्यों निकाला? हमें क्यों नहीं? विश्वासघात हुआ है हमारे साथ। किंतु अब जो वो शहंशाह बाबर आपके साथ करेंगे वो आघात ही आघात होगा। गुरुजी, आपके पास भागने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है गुरुजी। बस बस, अब विकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प होगा, और संकल्प में विकल्प नहीं होता। मृत्यु भी हमें हमारे प्रयासों में विचलित नहीं कर सकती। मनी, अकस्मात क्या हुआ है हमारे गुरुजी को? मूर्ख वीर से अचानक शूरवीर बन गए। धनी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा अपने गुरुजी पर। परंतु हमें पंडित रामकृष्ण पर पूर्ण विश्वास है। वो आएंगे, अर्थात अवश्य आएंगे, और जो कार्य पंडित रामकृष्ण ने हमें दिया है, हम उस कार्य को पूर्ण करेंगे।